Hello everyone, we are going to start class 7th NCERT Civics chapter 5 Women Change the World। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो पिछले चैप्टर में ना हमने देखा था कि कैसे वुमेन्स जो लोग घर पे काम करती है ना उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। और देखो इस चैप्टर में हमने देखने वाले हैं कि बाहर जो काम करती है ना लेडीज, उस उन कुछ ऑक्यूपेशंस को हम समझेंगे और किस तरह से कुछ ऑक्यूपेशंस मेन के लिए सुटेबल है, कुछ वुमेन के लिए सुटेबल है। और कई केसेस में क्या होता है, विमेन जो होती है वो फैमिली की भी केयर करती है और बाहर की भी केयर करती है। और जो इनके बाहर होता है ना, जो फुल जॉब होती है इनके, कोई स्पेसिफिक आवर्स फिक्स नहीं होते, काम ज्यादा भी करना पड़ जाता है। और हम देखने वाले हैं कि वुमेन का स्ट्रगल क्या था इक्वालिटी के लिए। एजुकेशन आज भी विमेन को मिलती है लेकिन पहले नहीं मिल पाती थी, इस तरह की बातें हम जानेंगे। और जो एजुकेशन आज लेने में विमेन्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन सब के बारे में इन चैप्टर में हम जानने वाले हैं। थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो विमेन्स के साथ होता है ये भी हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि आपको इसमें इमेजेस बनानी है। पहली में एक फार्मर की, दूसरी में एक फैक्ट्री वर्कर की, नर्स मत एक नर्स की। इन कॉलम्स में आपको ये इमेजेस बनानी है, जैसे साइंटिस्ट, पायलट और टीचर की। तो देखो ये जो इमेजेस है आपकी क्लास ड्रॉ करेगी, तो आपको देखो क्या करना है कि कितने लोगों ने मेल्स को ये रोल असाइन किया है। जैसे टीचर को एक मेल टीचर दिखाया हो या फीमेल टीचर दिखाई हो, तो कितने लोगों ने मेल इमेज बनाई है, कितनों ने फीमेल। तो उसका आपको एक तरह से डाटा लेना है। तो सपोज टीचर की इमेज कितनी मेल, कितने बच्चों ने मेल को दिखाया टीचर की तरह और कितने बच्चों ने फीमेल को, इस तरह से आपको डाटा लेना है। तो इस इमेज में आपको ये बात मतलब में है कि हमारे इंडिया में ना 83.6% वर्किंग वुमेन जितनी भी है ना इंडिया की, उसका 83.6% तो एग्रीकल्चर वर्क में ही लगी हुई है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है। इसमें काम आ जाता है जैसे प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग वगैरह। इसके इसके बावजूद इतनी सारी लेडीज एग्रीकल्चर वर्क में लगी हुई है, इसके बावजूद हम जब भी फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक मैन की इमेज आती है। तब देखो रोजी मैम की क्लास में जब 30 बच्चे थे, तो उन्होंने इन बॉक्सेस में 30 बच्चों ने ये इमेजेस ड्रॉ करी ना। तो ये डाटा आया है रोजी मैम की क्लास से 30 बच्चों का। तो टीचर, तो मेल मेल 5 जनों ने दिखाया टीचर्स, मेल टीचर्स की ड्राइंग 5 लोगों ने की और फीमेल की 25। इसी तरह सभी ने, फार्मर को तो मेल ही दिखाया, फैक्ट्री वर्कर में 25 मेल और 5 फीमेल, नर्स सारी फीमेल दिखाई, साइंटिस्ट 25 मेल और 5 फीमेल, और पायलट 27 बच्चों ने मेल दिखाए और 3 बच्चों ने फीमेल। अब देखो काफी जो बच्चे थे ना रोजी मैम की क्लास में, उन्होंने क्या किया है, नर्सिस को तो वुमेन की तरह दिखाया है और मैन को आर्मी ऑफिसर्स की तरह दिखाया है। तो इसका रीजन ये है कि हम ना सोचते हैं कि वुमेन जो है वो भी बाहर ना, घर के बाहर भी कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में ही ज्यादा बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल कईयों का मानना है कि विमेन जो है वो बहुत अच्छी नर्सेस बनेगी क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जेंटल होंगी और ज्यादा पेशेंट होगी। तो फैमिली में भी विमेन्स का ऐसा ही रोल होता है ना, तो इसलिए नर्सेस का जो काम है वो विमेन के लिए ज्यादा अच्छा समझते हैं लोग। सिमिलरली देखो साइंस का जो काम होता है, साइंस का जो काम होता है, तो एक टेक्निकल माइंड से लोग यूजुअली मेल्स को जोड़ते हैं और मानते हैं कि गर्ल्स या वुमेन है इनके पास इतनी मतलब क्षमता नहीं है कि टेक्निकल थिंग्स से डील कर पाए। तो उन्होंने इसी तरह साइंस से रिलेटेड काम में मेल्स की इमेज बनाई है। तो इस तरह से क्योंकि लोगों को इस तरह के स्टीरियोटाइप्स में ज्यादा विश्वास है ना, तो कई लड़कियों को, गर्ल्स को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना बॉयज को मिलता है। बॉयज तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन जाते हैं, तो गर्ल्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। कई फैमिलीज में तो देखो जब गर्ल्स ना अपनी स्कूलिंग खत्म कर लेती है तो उन पर प्रेशर डाला जाता है या फिर उनको इस तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि शादी उनकी लाइफ का मेन एम है, मैरिज ही उनकी लाइफ का मेन एम है। तो अब देखो ये एक स्टोरी है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए ये स्टोरी है लक्ष्मी लकड़ा की। लक्ष्मी लकड़ा जो है वो 27 साल की है, 27 ईयर ओल्ड है लक्ष्मी लकड़ा। और ये एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है, झारखंड की। तो इन्होंने देखो क्या किया है, ये पहली वेमेन बन गई है जो कि नॉर्दर्न रेलवेज में इंजन ड्राइवर है। इंजन ड्राइवर्स यूजुअली मेल होते हैं, मैन होते हैं, लेकिन लक्ष्मी लकड़ा जो है ये पहली वेमेन है जो कि इंजन ड्राइवर बनी है नॉर्दर्न रेलवेज के लिए। लक्ष्मी के जो पेरेंट्स है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है और उन्होंने काफी स्ट्रगल करके और काफी मुश्किलों से जूझ कर ना अपने बच्चों को पढ़ाया है। लक्ष्मी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है और उसके स्कूल में भी, लक्ष्मी जब स्कूल में भी थी तब भी वो अपने घर के काम में भी हेल्प करती थी और कुछ अलग जॉब्स भी कर लेती थी। लक्ष्मी ने काफी पढ़ाई करके, और पढ़ाई में वो अच्छी भी थी, फिर उसने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में
और फिर बाद में रेलवे बोर्ड एग्जाम उसने दिया और वो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर दी। तो लक्ष्मी का कहना है आई लव चैलेंजेस, उनको चैलेंज काफ़ी पसंद है। और जब भी लोग ये कह देते हैं ना कि ये गर्ल्स के लिए नहीं है, तो वो ऐसा करके दिखाती है कि वो कर देंगी, गर्ल्स भी कर सकती है। तो लक्ष्मी के साथ ऐसा लाइफ में कई बार हुआ। देखो, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहती थी, जब वो पॉलिटेक जब वो पॉलिटेक्निक की स्टडी कर रही थी, जब वो मोटरसाइकिल्स पर मतलब राइड करती थी, और जब उन्होंने इंजन ड्राइवर बनने का भी कोशिश किया, डिसाइड किया, तब भी इसी तरह का केस हुआ। लोगों का कहना था कि ये लड़कियों के लिए नहीं, और लक्ष्मी लकड़ा ने करके दिखा दिया। तो लक्ष्मी लकड़ा की फिलॉसफी एकदम सिंपल है, जब तक उनको मजा आ रहा है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, और जब तक वो अच्छा काम कर रही है और अपने पेरेंट्स की मदद कर रही है, तो तब तक वो अपने लाइफ को अपने चॉइस के हिसाब से क्यों नहीं जिएगी। ये लक्ष्मी लकड़ा की स्टोरी से हमको इंस्पिरेशन भी मिल रही है और हमने पढ़ा भी अभी। तो ये समझना ना काफी जरूरी है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ना बच्चों को प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं, काफी प्रेशर फेस करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, अडल्ट्स की अलग अलग तरह की डिमांड्स होती है बच्चों से। कई केसेस में देखो क्या होता है, लोगों को ना उनके दोस्त ही चिढ़ाने लगते हैं गलत तरीकों से। इस तरह का भी प्रेशर होते हैं। जैसे जो लड़के होते हैं, बॉयज, उनको प्रेशर किया जाता है कि तुम एक अच्छी जॉब ले लो जिसमें अच्छी सैलरी मिले। लड़कों को कभी कभी तब भी टीज किया जाता है जब उनका बिहेवियर थोड़े से दूसरे लड़कों से अलग हो, बुली भी किया जाता है। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि कैसे लड़कों को एनकरेज किया जाता है कि वो दूसरों के सामने रोए ना, जबकि रोने की जरूरत लड़कों को भी होती है। तो इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स है, ये भी काफी प्रेशर बना देते हैं लड़कों में। और देखो, ये एक स्टोरी है। जेवियर अपने क्लास 10th के बोर्ड के रिजल्ट से हैप्पी था, खुश था। तो जेवियर के रिजल्ट्स में ना मार्क्स जो साइंस और मैथ्स के थे वो ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे वाले मार्क्स नहीं थे, 80-90 सपोज कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसने ठीक सा परफॉर्म कर दिया था। और जो उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस, उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो जब उसने अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को दिखाया, तो पेरेंट्स उसके खुश नहीं दिखे। तो अब देखो स्टोरी। तो उसके मदर कहती है, माय गुडनेस जेवियर, तुम्हारे पास ना सिर्फ मैथ्स में 65% मार्क्स है और फिजिक्स में भी तुम्हारे मार्क्स कम है। तो जेवियर कहता है, आई नो मामा, मुझे पता है मम्मी, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि मुझे मैथ्स और साइंस में तो कैरियर अपना परस्यू करना नहीं है, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं, शायद ये फादर ही दिखाए होंगे इस इमेज में, कि तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुमको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, हिस्ट्री तुमको क्या हेल्प करेगी, हिस्ट्री में कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है, ऐसा जेवियर कहता है। तो अब फिर देखो, उनको गाइड करते हैं कि थोड़ी सेंस के साथ बात करो, बी सेंसिबल सन, मैथ्स ले लो तुम, उसके साथ साथ कंप्यूटर पढ़ते रहना, क्योंकि कंप्यूटर्स की जो जॉब डिमांड है ना वो काफ़ी अच्छी है, जॉब मार्केट काफ़ी अच्छी है। अब देखो, लर्निंग फॉर चेंज। देखो, स्कूल में जाना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। देखो, आज तो कैसे क्या होता है, हर साल काफ़ी बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चों का स्कूल में जाना ना काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन आज ये सोच पाना इतनी डिफिकल्ट है कि स्कूल में किसी को घुसने नहीं दिया जाता है, फिर स्कूल किसी को अलाउ नहीं करता, और कुछ बच्चों के लिए अजीब है स्कूल जाना। लेकिन पास्ट में ये जो आज तो इतना नॉर्मलाइज्ड है स्कूल जाना या फिर एजुकेशन लेना, लेकिन पास्ट में देखो, रीडिंग और राइटिंग भी एक ऐसी स्किल थी जो कि कुछ ही लोगों को आता था। लोगों को रीडिंग और राइटिंग भी नहीं आती थी। काफ़ी चिल्ड्रन जो थे वो उन्हीं कामों को सीख लेते थे जो उनकी फैमिलीज या उनके बड़े करते थे। और लड़कियां तो खासकर, उनकी सिचुएशंस तो ज़्यादा ख़राब थी। कई कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिसमें लड़कों को तो रीड करना और राइट करना मतलब पढ़ना और लिखना सिखा दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को, बेटियों को अलाउ नहीं किया जाता था अल्फ़ाबेट भी सीख ले वो। फैमिलीज जहाँ पर कुछ स्किल्स जैसे कि पोट्री, वेविंग या क्राफ्ट सिखाई जाती थी, तो उनमें भी ना बेटियों का कंट्रीब्यूशन या फिर वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन इतना ही था कि वो साथ में सपोर्ट कर ले। एग्जाम्पल से समझ लो, जब सपोज पोट्री ट्रेड मतलब कि ये घड़े मटके वगैरह होता है ना, इनके काम में वुमेन क्या करती थी, वो मड को कलेक्ट कर लेती थी, मतलब मिट्टी कलेक्ट कर लेती थी, और थोड़ा मिट्टी को प्रिपेयर कर देती थी पोट्स बनाने के लिए। लेकिन फिर भी वो जो उनका व्हील होता है ना, पोटर्स व्हील, उनको वो नहीं चलाने देते थे, तो कभी भी उनको पोटर्स की तरह नहीं देखा गया। तो 19th सेंचुरी में एजुकेशन और लर्निंग को लेकर कई नए आइडियाज आए। जो स्कूल्स थे वो और ज़्यादा कॉमन होने लग गए, और कम्युनिटीज़ जिन्होंने कभी लिखना या पढ़ना सीखा नहीं था, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल्स भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी देखो, लड़कियों को पढ़ाने के लिए ना काफ़ी अपोजिशन आता था, मतलब कि काफ़ी लोग अगेंस्ट थे इसके। लेकिन फिर भी देखो, कई विमेन या मैन
के एफर्ट से कई स्कूल्स भी बने गर्ल्स के लिए। तो वुमेन्स का काफी स्ट्रगल रहा है पढ़ने और लिखने के लिए। देखो जैसे ये है रामाबाई, जो इस इमेज में दिखाई हुई है अपनी डॉटर के साथ। तो रामाबाई ना जो वुमेन्स एजुकेशन थी उसमें काफी चैंपियन थी, वो पढ़ी लिखी भी थी। रामाबाई कभी भी स्कूल तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने लिखना और पढ़ना सीख लिया था अपने पेरेंट्स से। तो उनको एक टाइटल मिला हुआ था पंडिता, क्योंकि उनको संस्कृत लिखनी और पढ़नी आती थी। ये उनकी काफी अचीवमेंट थी, क्योंकि ना वुमेन को इस तरह की संस्कृत की नॉलेज लेना अलाउड नहीं था। उन्होंने संस्कृत लिखने भी सीख ली, पढ़नी भी सीख ली। फिर उन्होंने एक मिशन सेटअप किया खेड़गांव में पुणे के नजदीक 1898 में, जहाँ पर विडोज को और पुअर वुमेन को एंकरेज किया जाता था कि वो पढ़े भी और इंडिपेंडेंट भी हो जाए, किसी पर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहे। और उनको काफी तरह की स्किल्स, जैसे कि कारपेंट्री, मतलब कि लकड़ी का काम करने वाली स्किल जो होती है, कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस चलाना, और वो स्किल्स भी सिखाई जो यूजुअली गर्ल्स को नहीं सिखाई जाती है आज भी। और जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो देखो आपको इस फिगर में भी दिखाई हुई है इस तरह से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रशा सुंदरी देवी के एक्सपीरियंस के बारे में, आज से करीब 200 साल पहले। तो 60 की एज में ना उन्होंने अपनी बायोग्राफी बांग्ला में लिखी थी, जिसका टाइटल था अमर जीवन। अमर जीवन ये पहली ऑटोबायोग्राफी है जो किसी इंडियन वुमेन ने लिखी है, हमें इतना नॉलेज है। और देखो रशा सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, एक रिच लैंडलॉर्ड की फैमिली में। और उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई वुमेन पढ़ना या लिखना सीख लेना तो वो बैड लक लाएगी अपने हस्बैंड को और विडो हो जाएगी, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को पढ़ना और लिखना सिखाया उनकी शादी के बाद भी। लर्निंग टू, देखो ये जो पढ़ना और लिखना सीखना होता है ना, ये सीखने के बाद विमेन्स कुछ क्वेश्चन करने लगी सोसाइटी से। स्टोरीज लिखती थी, लेटर्स लिखती थी, ऑटोबायोग्राफीज लिखती थी, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी कि उनके साथ क्या भेदभाव हुआ है, क्या इनइक्वालिटीज हुई है। अपनी राइटिंग्स में ना वो अलग अलग सोचने के तरीके या फिर मैनर विमेन के रहने के तरीके बताया करती थी। तो इससे विमेन स्ट्रगल को काफी हेल्प मिली है। अब देखो रशा सुंदरी देवी लिखती है कि वो सुबह सुबह ही काम करना शुरू कर देती थी, और मिडनाइट तक, मतलब कि आधी रात तक भी वो काम करती रहती थी। उनको दिन में कोई रेस्ट नहीं मिलता था। और इतना जब वो काम कर रही थी ना, वो तब सिर्फ 14 साल की थी। तो उन्होंने इसमें भी लिखना और पढ़ना सीख लिया, और वो रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ लेती थी। तो वो खुद को बताती है कि वो अनलकी थी, क्योंकि उन दिनों ना वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता था। और बाद में उन्होंने अपने उन्होंने फिर से विचार किया कि मेरे साथ गलत क्या हो रहा है, वुमेन क्या पढ़ नहीं सकती, तो मैं पढ़ूंगी कैसे। तो उनको एक ड्रीम आया कि वो ना एक मैन्युस्क्रिप्ट, चैतन्य भागवत की एक मैन्युस्क्रिप्ट रीड कर रही है। तो फिर देखो दिन में वो जब कुकिंग करने बैठी ना किचन में, तो उन्होंने सुना कि उनके हस्बैंड उनके सबसे बड़े बेटे से कह रहे हैं, विपिन मैंने अपनी चैतन्य भागवत इधर छोड़ दी है, जब मैं तुमसे मांगू मुझे दे देना। तो उनके हस्बैंड ने वो बुक उधर छोड़ दी थी और चले गए थे। तो जब बुक अंदर ले गए ना, तो रशा सुंदरी देवी ने चुपके से एक पेज ले लिया और उसको छुपा लिया। चैतन्य भागवत से एक चुपके से पेज ले लिया और उसको छुपा लिया। तो उनकी बस ना वो उसको छुपा लेती थी इस तरह से कि कोई उसको ढूंढ ना पाए। तो जब भी एल्डेस्ट सन जो उनका था वो अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करता ना, तो वो उन पेपर्स को भी छुपा लेती थी एक आधे को। तो जब वो उनको पढ़ती थी तो वो उनके बेटे के अल्फाबेट्स वाले पेज से ना चैतन्य भागवत के उस पेज को मैच करती थी, और कुछ लेटर्स को इस तरह से, मतलब इतनी कठिनाई से सीख लेती थी और याद कर लेती थी। कोशिश करती थी कि वो उन वर्ड्स को भी मैच कर ले जो कि वो पूरे दिन में सुनती है। पूरे दिन में सपोज वो कोई वर्ड सुन रही है, चैतन्य भागवत की रिसाइटेशन में भी कोई वर्ड सुन रही है, तो उसको ही मैच कर लेती थी उन पेजेस से। इस तरह से वो सीखती थी। तो इस तरह से काफी एफर्ट्स के बाद ना काफी लंबे समय में रशा सुंदरी देवी को पढ़ना आया था। अब देखो ये स्टोरी है, अभी हमने रशा सुंदरी देवी की पढ़ी, अब हम रोकेया शेखावत हुसैन के बारे में पढ़ रहे हैं। रोकेया शेखावत हुसैन और उनका ड्रीम जो था लेडी लैंड का। तो देखो जो ये थी ना रोकेया शेखावत हुसैन, ये एक अमीर फैमिली में इनका जन्म हुआ था जिनके पास काफी लैंड थी। तो देखो उन्हें उर्दू लिखना और पढ़ना आता था, लेकिन फिर भी उनको ना बांग्ला और इंग्लिश नहीं पढ़ने सीखने दी, क्योंकि उन दिनों में ऐसा मानना था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, ये लेडीज को या गर्ल्स को नए आइडियाज, जो भी वेस्ट वगैरह के आइडियाज है ना, उन नए आइडियाज से काफी
एक्सपोज करा देगी, जो कि वुमेन्स के लिए सही नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश जो थी ना वो यूजुअली लड़के ही सीखते थे उन टाइम पर। तो रोकेया बांग्ला को ही पढ़ती और सीखती रही, और इंग्लिश ना उन्होंने सीख ली अपने बड़े भाई के सपोर्ट से, बड़े भाई और बड़ी बहन के सपोर्ट से। तो वो राइटर बन गई। तो उन्होंने एक काफी सुंदर स्टोरी लिखी, सुल्ताना's ड्रीम। 1905 में ये स्टोरी उन्होंने लिखी थी ताकि वो अपनी इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाए। जब वो सिर्फ 25 साल की थी ना, तब उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। तो इस स्टोरी में एक वुमेन है जिनका नाम है सुल्ताना, जो एक ऐसे प्लेस पर पहुंच जाती है जिसका नाम है लेडी लैंड। लेडी लैंड जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वुमेन को ना पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, नई इन्वेंशंस जैसे कि रेन को कंट्रोल कर लेना क्लाउड से, या फिर एयर कार्स, फ्लाइंग एयर कार्स, इस तरह की नई इन्वेंशंस करने की पूरी फ्रीडम थी। इस लेडी लैंड में जो मैन थे ना उनको एकदम हटा दिया था, उनको किसी जगह से क्लूजन में, मतलब कि लेडीज से दूर या छुपा दिया था, इस तरह से कर दिया था। तो उनकी जो भी एग्रेसिव गन्स या दूसरे वेपन्स थे, वॉर वगैरह होती थी, ये सब जो है वो लेडीज की ब्रेन पावर ने, मतलब बुद्धि क्षमता ने डिफीट कर दिया था। तो सुल्ताना जैसे जैसे ट्रैवल करती है लेडी लैंड में अपनी सिस्टर सारा के साथ, तो वो ट्रैवल करते करते उनकी नींद खुल जाती है और और वो समझ जाती है कि एक सपना था। ये सब उनकी स्टोरी में वो बता रही है जो उन्होंने लिखी है लेडी लैंड वाली। तो जैसा हम देखते हैं कि रुकैया शेखावत जो थी वो ड्रीम में भी मतलब वो ड्रीम कर रही थी फ्लाइंग वुमेन, जो कि वुमेन प्लेन्स और कार्स को उड़ा रही है, उस टाइम पर जब लड़कियों को स्कूल तक नहीं जाने दिया जाता था। तो इस तरह से ना एजुकेशन ने और लर्निंग ने रुकया की लाइफ को चेंज कर दिया था कि वो अब इतना ज़्यादा सोच रही थी, मतलब इतना हाई लेवल पर उनका इंटेलेक्ट सोच रहा था, वो इस तरह की स्टोरीज बना रही थी। रुकया ने देखो सिर्फ खुद को ही एजुकेट नहीं किया, बल्कि उनकी एजुकेशन ने ना उनको सिर्फ ड्रीम करने की और लिखने की क्षमता नहीं दी, बल्कि और भी क्षमताएं दी। जैसे वो दूसरी गर्ल्स को हेल्प कर सकती थी स्कूल जाने के लिए और उनके अपने सपने पूरे करने के लिए। तो 1910 में ना उन्होंने एक स्कूल शुरू किया लड़कियों के लिए कोलकाता में, और आज तक वो स्कूल काम कर रहा है, मतलब फंक्शन कर रहा है। तो देखो जैसे कि रशा सुंदरी देवी और रोकेया हुसैन थी, उनको तो लिखना और पढ़ना अलाउड नहीं था, लेकिन आज भी देखो आज भी काफी गर्ल्स है इंडिया में जो कि स्कूल्स अटेंड नहीं कर सकती, अलाउड है फिर भी नहीं कर सकती, और जो कर लेती है लेकिन फिर भी देखो वो छोड़ देती है स्कूल्स को कई रीजन से, जैसे कि गरीबी, स्कूल में सही फैसिलिटीज ना होना, और डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वल स्कूल फैसिलिटीज अगर दे दी जाएगी ना बच्चों को, सभी कम्युनिटीज और सभी बैकग्राउंड्स के बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, तब भी देखो ये चैलेंज तो इंडिया में रहेगा। तो अब देखो रशा सुंदरी देवी का हमने केस पढ़ा, तो उन्होंने अल्फाबेट सीख लिया। रशा सुंदरी देवी को अल्फाबेट सीखने के बाद वो चैतन्य भागवत पढ़ पा रही थी। तो अपनी राइटिंग से उन्होंने वर्ल्ड को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वुमेन्स की लाइफ के बारे में पढ़े उन दिनों की। जैसे रशा सुंदरी देवी का ये जो लिखा हुआ है, इससे अपने को पता लग रहा है कि उस टाइम पर वुमेन्स की लाइफ कैसी थी। तो रशा सुंदरी देवी ने अपने जो भी डेली लाइफ एक्सपीरियंस होते थे ना उसके बारे में काफी डिटेल्स में लिखा है। ये वो दिन थे जब ना उनके पास कोई रेस्ट नहीं था, बैठ के खाने का भी टाइम नहीं था उनके पास। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, तो देखो आज गर्ल्स और बॉयज दोनों काफी नंबर्स में, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में स्कूल्स अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के एजुकेशन में ना काफी डिफरेंस है। देखो इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है जिसमें पूरी कंट्री की पॉपुलेशन काउंट की जाती है। तो इसमें जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन काउंट की जाती है ना लोगों के बारे में इंडिया में, तो उसमें क्या होता है, उनकी एज की इन्फॉर्मेशन होती है, स्कूलिंग, क्या काम करते हैं, और इस तरह की कई इन्फॉर्मेशन होती है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके लोग क्या मेजर करते हैं कि भाई जैसे कई तरह की चीजें मेजर करते हैं, जैसे कितने लोग पढ़े लिखे हैं और उनमें मेन और वेमेन का रेशो क्या है। तो 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग 40% लड़कों का 40%, और 40% लड़के और मैन मतलब जो भी 7 साल से ऊंचा वगैरह हो, वो तो पढ़े लिखे थे, और मतलब इतने पढ़े लिखे थे कि वो कम से कम अपना नाम तो लिख पाए। और वहीं ऐसे वुमेन सिर्फ टोटल का 15% थी। और जो रिसेंट सेंसस है 2011 का, ये फिगर्स उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं। इसमें अब 82% बॉयज़ और मैन है जो कि अपना नाम लिख सकते हैं, मतलब इतना तो पढ़े लिखे, और 65% गर्ल्स और वुमेन अपना नाम लिख सकती है, इतनी पढ़ी लिखी है। तो इसका मतलब है कि मैन और वुमेन
जो पहले पढ़ लिख नहीं पाते थे, अब उसमें ना थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और स्कूलिंग का भी अमाउंट बढ़ा है, मतलब अब ज़्यादा लोग स्कूल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंस अभी भी है। मेल्स जैसे 82% है जो अब इतना लिटरेट है, और वेमेन सिर्फ 65% है। तो ये जो गैप है ना, ये नहीं मिटा, गैप तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। इस टेबल में आपको दिख रहा है कि गर्ल्स और बॉयज स्कूल छोड़ कब देते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज से जब सपोज जो बॉयज आते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, वो स्कूल छोड़ते कब है। तो देखो जैसे कितना परसेंटेज प्राइमरी स्कूल से, जैसे क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ जो होती है, उसको 4.36% बॉयज छोड़ देते हैं, और गर्ल्स का टोटल 3.88% छोड़ता है। और इस तरह के जो ये SC ST, तो देखो हमने नोटिस किया इस टेबल में SC और ST गर्ल्स जो है ना, वो स्कूल्स को ज़्यादा छोड़ते हैं। ऑल गर्ल्स की कैटेगरी से ज़्यादा SC और ST छोड़ रहे हैं। देखो ऑल टोटल गर्ल्स 3.88% है जो कि प्राइमरी में ही छोड़ रही है, SC गर्ल्स 4.2% है, और ST गर्ल्स 6.84% है। तो इसका मतलब ये है कि दलित और आदिवासी बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं ना, वो उनका कम ही चांस है कि वो स्कूल में रहे। दलित मतलब SC और आदिवासी मतलब ST। तो 2011 सेंसस में ऐसा भी देखा गया है कि मुस्लिम गर्ल्स भी है ना, मुस्लिम गर्ल्स SC और ST से भी जल्दी स्कूल्स छोड़ देती है। वो प्राइमरी स्कूल भी मतलब ज़्यादा नहीं कर पाती। तो ये कम ही चांस है कि मुस्लिम गर्ल एक स्कूल में रह जाए 3 साल से ज़्यादा, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ की गर्ल्स है वो 4 साल के अराउंड रह लेती है। तो एवरेज है ये एक तरह से। काफ़ी रीजंस है कि ये दलित आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी स्कूल्स छोड़ देते हैं। जैसे देखो कंट्री के कई पार्ट्स में, स्पेशली रूरल या पोरल एरियाज में, हो सकता है कि प्रॉपर स्कूल्स में फैसिलिटीज़ ना हो, ना ही टीचर्स रेगुलर बेसिस पर काम करते हो। अगर कोई स्कूल सपोज लोगों के घर से दूर है, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे बस या वैन नहीं है, तो लोग पेरेंट्स जो है वो पसंद नहीं करेंगे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना। कई फैमिलीज काफ़ी गरीब है और वो एजुकेशन का कॉस्ट नहीं उठा सकती। तो लड़कों को हो सकता है इस तरह के केसेस में प्रेफरेंस मिल जाए। काफ़ी बच्चे जो है वो स्कूल इस कारण से भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके टीचर्स या क्लासमेट्स उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव जो होता है ना उसके कारण भी छोड़ देते हैं। वुमेन्स मूवमेंट, तो देखो वुमेन्स और गर्ल्स जो है ना, उनको जो पढ़ने का अधिकार मिला है, स्कूल जाने का अधिकार मिला है, अच्छी बात है मिल गया है। लेकिन देखो दूसरे भी ये इजीली नहीं मिला हुआ। और जो दूसरे भी सपोज एरियाज है, स्फेयर्स है, जैसे लीगल रिफॉर्म्स हुए, वायलेंस या हेल्थ है, इधर भी विमेन और गर्ल्स की सिचुएशन समय के साथ सुधरी है, इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन ये चेंजेस ना ऑटोमेटिकली नहीं हुई। वुमेन्स का एक कलेक्टिव स्ट्रगल रहा है इस तरह के चेंजेस लाने के लिए, और इस स्ट्रगल को कहते हैं वुमेन्स मूवमेंट। तो हर इंडिविजुअल वुमेन और वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से आती थी, वो इस मूवमेंट का पार्ट रही है। कई मेंस भी वुमेन्स मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। तो जो डाइवर्सिटी, पैशन और एफर्ट्स थे, इस कारण से ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा बन जाता था। अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ की गई ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव से लड़ा जा सके, और इंसाफ मिले, जस्टिस मिले सब। तो देखो ग्लिम्पसेस है इस स्ट्रगल की, जैसे कैंपेन्स जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस जो भी वुमेन्स के अगेंस्ट होता है ना, तो उससे लड़ने का एक काफ़ी अच्छा तरीका रही है वुमेन्स मूवमेंट में। कैंपेन्स जो थे, इनके कारण कई नए लॉज भी पास किए गए। सब एक लॉ है 2006 में जो आया, इससे क्या होता है, वुमेन जो जिनके अगेंस्ट भी फिजिकल या मेंटल वायलेंस होता है ना उनके घरों में, उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस से लीगल प्रोटेक्शन के लिए भी लॉ आया। सिमिलरली एफर्ट्स से देखो, वुमेन्स मूवमेंट के जो एफर्ट्स थे, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कुछ गाइडलाइंस लगाई ताकि वुमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट जो भी उनके वर्क प्लेस या कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उनको उनसे बचाया जाए। अब इस इमेज में देखो, नीचे की इस इमेज में सत्या रानी जी दिखाई हुई इस वाली इमेज में। तो सत्या रानी जो है ये एक वुमेन्स मूवमेंट के काफ़ी एक्टिव मेंबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है इस इमेज में, और उनके पास ये काफ़ी फाइल्स है। तो ये फाइल्स उन्होंने तब इकट्ठा की जब उन्होंने काफ़ी बड़ी लीगल बैटल लड़ी ताकि उनकी बेटी को जस्टिस मिल पाए। उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, उनको उनकी बेटी का मर्डर कर दिया गया था डॉरी के लिए, दहेज के लिए। देखो 1980s में एग्जाम्पल के तौर पर वुमेन्स का कुछ ग्रुप था जो कि पूरे कंट्री में डॉरी टैक्स के अगेंस्ट बोलने लगा। कैसे केसेस आ रहे थे कि जो यंग ब्राइड्स होती थी, मतलब कि
यंग दुल्हन जो होती थी उनका मर्डर कर दिया जाता था, उनके इन लॉज उनका मर्डर कर देते थे या फिर हस्बैंड्स मर्डर कर देते थे डॉरी की लालच में, दहेज के लालच में। तो वुमेन्स का ग्रुप जो था वो इसके बारे में बोलने लगा कि भाई न्याय नहीं मिल रहा इसके लिए। तो वो इस तरह से स्ट्रीट्स पर भी उतर आए, कोर्ट्स पर भी जाने लगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे और इवेंचुअली ये एक पब्लिक इशू बन गया। न्यूज़पेपर्स भी इसको कवर करने लगे, सोसाइटी भी अब काफ़ी अवेयर हो गई थी और डोरी लॉज अब आ गए थे, जिसके डोरी लॉज को चेंज कर दिया गया ताकि उन फैमिलीज को पनिश कर किया जा सके जो कि मांगती है। अब डोरी मांगना इलीगल है, दहेज मांगना इलीगल है। रेजिंग अवेयरनेस जो है ना, वुमेन्स मूवमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि वुमेन्स मूवमेंट में जो काम किया जाता था उसमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी थी वुमेन्स के राइट को लेकर जो भी इश्यूज थे। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो मैसेज था ना उसको स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स या फिर पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू फैलाया गया, कैंप प्रोटेस्टिंग। तो वुमेन्स का जो मूवमेंट था तो वो अपनी आवाज़ तब उठाता था जब कोई भी वायलेशंस हो जाए वुमेन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, जब एक लॉ पास किया जाए जो कि वुमेन्स के या फिर लेडीज़ के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो पब्लिक रैलीज की जाती थी जिसमें दिखाया जाता था और अटेंशन इस तरह से ली जाती थी कि इसको सुधारा जाए। ये काफ़ी अच्छा तरीका था ताकि लोगों के किसी प्रकार के अन्याय पर नज़र जा सके। शोइंग सॉलिडेरिटी, मतलब देखो वुमेन्स मूवमेंट पूरी तरह से सॉलिडेरिटी दिखाने पर ही टिका हुआ था। सॉलिडेरिटी मतलब हो जाता है किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को समर्थन करना। तो वुमेन मूवमेंट में सॉलिडेरिटी दिखाई जाती थी दूसरे वुमेन्स और उनके कॉजेस को लेकर। इस इमेज में देखो 8 मार्च की इमेज है जिसमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि सेलिब्रेट किया जा सके वुमेन्स मूवमेंट और उनके स्ट्रगल को रिन्यू किया जा सके। अब इस इमेज में वुमेन्स जो है कैंडल्स पकड़ी हुई है ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट की जा करे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो सॉलिडेरिटी में रहते हैं। हर साल 14 अगस्त को हजारों लोग वाघा बॉर्डर पर इकट्ठा होते हैं और इस तरह का कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। आप भी एक रीडिंग कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा।